नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और आप सबका दोबारा सम्यक लेंस चैनल में स्वागत है। और मैं आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर के प्रमुख एडिटोरियल और ओपिनियन लेकर आपके सामने पेश हूँ। तो आज की प्रमुख खबरों में नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सपोर्ट इंडिया के एक्सपोर्ट में जो हिस्सा है वो काफी कम है। तो इससे आर्टिकल संबंधित है। और दूसरा आर्टिकल है लद्दाख में जो अभी सिचुएशन चल रही है। और दो आर्टिकल है जो अमेरिका से संबंधित है, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लाइमेट चेंज जो पॉलिसी है उसके प्रति उनका रुख क्या है, और ग्रेट अमेरिकन ड्रीम जो कि H1B वीजा की फीस हाइक हुई है उसके बाद ये डिबेट चल रही है कि क्या अमेरिकन ड्रीम अभी खत्म हो गया है, जो भारतीय पेशेवर हैं क्या उनके आने जाने में कोई समस्या पैदा होगी, और जो भारतीय स्टूडेंट हैं वो वहां पर कैसे जा पाएंगे। तो जो भारत के दृष्टिकोण से जो अमेरिकन ड्रीम है वो कैसा होगा। और एक आर्टिकल आया है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के ऊपर कि जो पाकिस्तान और जो सऊदी अरबिया के बीच में जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक आर्टिकल आया है जो अर्बन डेफिनेशन की जो अभी फिलहाल जो सेंसस है जो 2027 की जो जनगणना होगी उसमें जो सेंसस टाउन है उसकी डेफिनेशन जो पिछले सेंसस के अनुसार ही रखी जाएगी। तो उस डेफिनेशन से क्या क्या समस्याएं हैं तो हम आगे से विस्तार से इन चीजों पर आपके सामने विश्लेषण पेश करेंगे। और जो लास्ट आर्टिकल है वो जो समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, वो आर्टिकल JNU के रंजन ए ने लिखा है जिसमें जो नागरिकता है उसके विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो आर्टिकल आया है उससे। तो ये आर्टिकल सांगमुन हैंगसिंग ने लिखा है। तो इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य ये है कि जो 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप मैप से देख सकते हैं जिसमें 8 स्टेट में जो अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना के साथ सीमा लगाता है। मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं आसाम और मेघालय को छोड़कर मोस्टली जो राज्य हैं वो विदेशों से टच करते हैं। ठीक है, आसाम और मेघालय भी है जो बांग्लादेश से टच करते हैं। तो यहाँ की जो आज से जो हम देखते हैं कि जो भारत का जो एक्सपोर्ट में जो हिस्सा है वो प्रमुख रूप से 4 राज्यों से ही आता है। जैसे हमें पता है कि जो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो 4 राज्य हैं उनका हिस्सा 70% के आसपास है भारत के जो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं तो उसमें। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं उनका हिस्सा 1% से भी कम है, लगभग जो है 0.13% है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे कि बिहार, यूपी और जो मध्य प्रदेश है जो काफी सघन है जनसंख्या में, उनका हिस्सा 5% से भी कम है। और अकेले गुजरात का हिस्सा 33% के आसपास है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वार हुआ है, जैसे उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, तो उससे भारतीय एक्सपोर्ट में काफी कमी आई है। तो यहाँ लेखक का ये कहना है कि जो आजकल का जो अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है वो हमारे इकोनॉमी के लिए काफी बुरा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें जो लोपसाइटेड डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि भारत के कुछ राज्यों का एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा हिस्सा है और जो एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी बनती है उसमें भी वो ज्यादा दखल करते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं उनका काफी कम है और उनके ऊपर जो हमारे नीति निर्माता हैं वो भी उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। आपको एक विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें नॉर्थ ईस्ट से एक भी मेंबर नहीं है। और जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसमें जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बनती है कि हमारी आगे की रणनीति कैसे होगी एक्सपोर्ट सुधारने में, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का काफी कम रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे कि हमें पता है कि जो PLI स्कीम है
PLI स्कीम और जो रोड टैप है, मतलब ये जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो इनिशिएटिव मिलता है इंडस्ट्री को, उनका जो मेन फोकस भी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात ही रहता है। और जो रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस फॉर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, रोड टैप, वो जो भी पॉलिसी है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ध्यान में रखती नहीं। नॉर्थ ईस्ट में अभी काफी समस्याएं हैं, जैसे जो आसाम का जो चाय बागान का जो क्षेत्र है, वहां पर भी मंदी के आसार है, क्योंकि जो टैरिफ पॉलिसी से जो हमारा टी एक्सपोर्ट होता था यूएसए में और यूरोपियन यूनियन के मार्केट में, उसमें काफी कमी आने की संभावना है। और वहां का जो जो रिफाइनरी है, जैसे कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, उसमें भी जो उसका एक्सपेंशन हुआ है 9 मिलियन मीट्रिक टन का जो एक्सपेंशन हुआ है, तो उसको उड़ीसा और जो उड़ीसा के मार्केट में और जो रशियन ऑयल है वहां से उसको ऑयल खरीदना पड़ेगा, जो ऑयल रिफाइनरी आसाम में। तो जो आसाम का जो टी सेक्टर है और जो रिफाइनरी है, वो भी जैसे कि जो टैरिफ की वजह से वहां का जो रशियन ऑयल लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो आसाम को ही देख ले कि उसकी भी हालत काफी कमजोर होने वाली है। और हम जो ये जो बॉर्डर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, उसमें हम मेनली जो उसको हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। वहां का जो जो म्यांमार का जो मोरे एक पोर्ट है, और जो मिजोरम का जो पोर्ट है जोखावथार, तो ये जो प्रिंसिपल गेटवे थे म्यांमार म्यांमार में जो बॉर्डर पर थे, उनकी हालत भी काफी खस्ता है। वहां पर जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अम, आवागमन का साधन है। लेखक का मानना है कि वहां पर जो स्ट्रेटेजिक वहां की जो मैपिंग होती है बॉर्डर एरिया की, वो ट्रेड के नजरिए से नहीं होती, वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक और जो सामरिक महत्व को ध्यान में रख के ही होती है। तो यह आर्टिकल काफी अच्छा है। और लेखक ने बताया कि जो चाइना में जो चाइना का नॉर्थ म्यांमार में काफी दखल हुआ है। चाइना वहां के जो नॉर्थ म्यांमार के एरिया में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो जो भारत है वो को अपनी ज्योग्राफी को भी महत्व देना चाहिए, ताकि उसका जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरफ उसका ध्यान जाए। तो ये और जो ये FMR रिजाइम है, मीन्स द फ्री मूवमेंट रिजाइम, वो 2024 में ही खत्म हो गया था। तो म्यांमार के साथ जो हमारे रिश्ते काफी काफी अभी काफी मतलब खराब तो नहीं है, लेकिन अच्छे भी नहीं है, क्योंकि वहां पर मिलिट्री का शासन चलता है। तो हमारे जो उनके साथ संबंध है, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते उनके साथ हमारे व्यापार के मामले में काफी अच्छे नहीं है। और जो नॉर्थ ईस्ट को शुरू में हम जो 2014 के बाद दो नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी थी, वो लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, जो बाद में उसको एक्ट ईस्ट की पॉलिसी बनाया गया है। तो हमारा शुरू से ये जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक ये था कि हम एक पुल का काम करेंगे। अगर हम नॉर्थ ईस्ट का विकास करें तो जो साउथ ईस्ट एशिया के जो आसियान के देश हैं उनके साथ हमारे काफी संबंध अच्छे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के में और जो म्यांमार, जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड IMT जो ट्राइलेटरल हाईवे था, उसको लेकर भी काम अभी रुका हुआ है। और जो म्यांमार और जो थाईलैंड के जो हालात, जो बॉर्डर जो देश हैं, उनमें भी स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, और चाइना इसका फायदा उठा रहा है। तो हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। और जो ये हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हमारी बातचीत चल रही है, और यूके के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और जो भी यूएसए के साथ भी इस मामले में वार्तालाप चल रहा है, तो इन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है, इनसे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो काफी आइसोलेटेड की सिचुएशन में है। उन क्योंकि वहां पर तो जो हमारे ये जो मेन फोकस का एरिया है वो 4 राज्य ही हैं। जो हमारे जो वेस्टर्न साइड में जो 4 राज्य हैं, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो लॉन्ग टर्म के काफी लंबे समय से हमने इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया है। तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पार के जो एरिया है, उसके ऊपर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अभी तक कोई असर देखा नहीं गया है।
और ये जो काफी एक प्रॉब्लम की सिचुएशन है कि अगर हम भारत को सुदृढ़ और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ के जो विभिन्न राज्यों का विकास हमें करना होगा, नहीं तो कोई अगर पीछे रह गया तो फिर उसके जो आगे जाने की संभावना काफी कम रह जाएगी। तो हमें जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमारा आसियान कंट्री के साथ जो लिंक है वो भी काफी अच्छा रहेगा। और जो इसके जो रोड पॉलिसी और जो गवर्नेंस है इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से हम एक ये बहाना बना के आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन खराब है, क्योंकि वहां पर जो विद्रोही और जो विभिन्न गुटों के बीच में जो जो तनावपूर्ण स्थिति बनती आ रही है। लेकिन अब भारत को आजाद हुए काफी लंबा समय हो चुका है, तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें एक फैक्ट बताया गया है कि जो 5400 किलोमीटर की लगभग सीमा मिलती है हमारी, जो म्यांमार और चाइना और जो विदेशी राष्ट्र हैं उनसे नॉर्थ ईस्ट की। तो और ये जो 2024 में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की जो स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट प्लान था वो 87 पेजेस का प्लान था, लेकिन उसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ ज्यादा फोकस ही नहीं था। तो ये काफी जो स्थिति है काफी बुरी है नॉर्थ ईस्ट के लिए आज से अगर देखा जाए तो। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, जो एक टैरिफ से पूरे भारत की स्थिति तो खराब नहीं होगी और हम इसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को, लेकिन जो हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हमारा लगभग जो सौतेला रवैया है लेखक के अनुसार, उसको हमें जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। तो दूसरा आर्टिकल आया है, इसका टाइम लिख लेते हैं। जो दूसरा आर्टिकल आया है वो लद्दाख में जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक है, फिलहाल ये खबर आई है कि उनका जो एनजीओ था उसको एफसीआरए से जो रजिस्ट्रेशन होता है फॉरेन से जो वो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो उसके अभी रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। तो एडिटोरियल में ये है कि जो वहां का जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लद्दाख का है, ले अपेक्स बॉडी और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। एक जो बुद्धिस्ट एरिया है लेह में उसको रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो मुस्लिम बहुल एरिया है जो कारगिल साइड में है, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो ये दोनों के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो 4 सूत्री जो कार्यक्रम है उसका उनका कि हम जो ले एरिया की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते हैं, तो उसको लेकर वो काफी इकट्ठा है और उनमें एकजुटता का भाव है। तो कल ही हमने देखा था कि जो प्रोटेस्टर हैं वो काफी हिंसक रूप धारण कर चुके हैं, और जो केंद्र सरकार है और सोनम वांगचुक दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इस स्थिति को जो ये तनावपूर्ण स्थिति है इसको बनाने में एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं। और जो केंद्र सरकार है उसका ये भी मानना है कि इसमें जो विदेशी ताकतें हैं वो प्रोटेस्टर का साथ दे रहे हैं। अखबार के अनुसार ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जो ये लेह में जो ये प्रोटेस्टर है, नॉर्दर्न एरिया में जो चाइना बॉर्डर से और जो अस्काई चीन है उससे लगता है, तो ये काफी सेंसिटिव एरिया है। और इसमें जो विदेशी ताकतों का अगर कोई भी रोल है तो वो भारत सरकार को देखना चाहिए और सिर्फ आरोप लगाकर ही नहीं हटना चाहिए। और ये जो प्रोटेस्टर है जो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, इनकी जो बातचीत है वो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जैसे कि दो जो काफी बुजुर्ग प्रोटेस्टर थे उनका जब हॉस्पिटल में गए तो उनकी जो गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रोटेस्ट को काफी विकराल रूप मिल गया। सोनम वांगचुक या वह जो आंदोलनकारी है, ये आरोप है कि उन्होंने जो जेनजी प्रोटेस्ट है नेपाल में उसका हवाला देकर भीड़ को भड़काऊ बयान दिए। जो केंद्र सरकार की प्रोटेस्टर के साथ या जो
वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनके साथ बातचीत चल रही थी, वो काफ़ी सफलतापूर्वक चल रही थी और कई चीज़ों पर उनके समझौते भी हुए हैं। जैसे कि जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसका जो रिजर्वेशन है वो काफ़ी बड़ा है वहाँ पर, कल भी हमने बताया था। और जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी बड़ा था, लगभग 1/3। और वहाँ का जो रिजर्वेशन है वो 95% के आसपास है, मतलब जो वहाँ के स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को मिला के देखा जाए तो। और जो वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है, जैसे कि भोटी, पुर्गी, बाल्टी और सीना, इन ट्राइब्स को भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है। और जो वहाँ का डोमिसाइल क्राइटेरिया है उसको भी काफी स्ट्रिक्ट बनाया गया है, ताकि वहाँ के स्थानीय निवासी सरकार में अपना अपना रिप्रेजेंटेशन ले सकें और विकास के भागीदार बन सकें। तो हम आगे भी देखते रहेंगे। तीसरी खबर है जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर। तो न्यूज़पेपर में लिखा है कि उनका जो जो वो बर्ताव है लुडाइट मूवमेंट के तहत, मतलब लुडाइट जो लोग थे 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन के जो वर्कर थे, जो जिन्होंने मशीन तोड़ने का एक आंदोलन चलाया था 1812-13 में, लुडाइट मूवमेंट। तो उनका जो बिहेवियर है वो लुडाइट की वर्कर की तरह है कि वो जो औद्योगिकीकरण है और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके खिलाफ जा रहा है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने मतलब क्लाइमेट पॉलिटिक्स और क्लाइमेट की जो क्लाइमेट साइंस है और जो जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है उसमें काफी योगदान दिया, और वहां का राष्ट्रपति ऐसी ऐसी बात कर रहा है तो ये काफी चिंताजनक स्थिति है। उनके जो भारत के बारे में जो बयान रोज रोज आते रहते हैं वो भी काफी उनके जो बिहेवियर को दर्शाते हैं काफी। तो ये जो उनका ये बयान आया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जैसे कि वो भारत के बारे में भी के खिलाफ भी अपना रुख जताते रहते हैं। और ये जो आज का बयान आया है वो साइंस को लेकर, साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर, ये दर्शाता है कि जो अमेरिका है जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम से बाहर आ चुका है, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनेस्को से भी बाहर आ चुका है, और यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उससे भी बाहर आ चुका है। तो हमें जो ये जो स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप की, जो उनका कार्य पद्धति है उससे सावधान रहना चाहिए। और हमें जो हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज को लेकर उसको और मजबूती से अगर हम आगे लेकर आए तो विश्व के सामने एक नेतृत्व, भारत एक सफल नेतृत्व कर सकता है। आज की जो विकट स्थिति है उसमें अमेरिका अगर पीछे जा रहा है तो हमें इस जो माहौल है इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और ये हमारा ऐसा मानना है कि भारत को जो ये खाली स्पेस हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की जो कई पॉलिसी को लेकर, तो हमें इसका नेतृत्व करना चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि जो भारत की जो क्लाइमेट पॉलिसी है वो काफी सफल हुई है। और ये जो तीसरा आर्टिकल अमेरिका से ही संबंधित है, इसमें जो अमेरिकन ड्रीम है इसके बारे में बातचीत हुई है भारतीयों की, कि जो ये आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को जो मैंने शेयर किया स्क्रीन पर, कि जो ये इज द अमेरिकन ड्रीम डेड फॉर इंडियन, क्या भारतीयों के लिए जो अमेरिका में जाने का, सफल होने का और अमीर बनने का जो सपना है वो क्या खत्म हो चुका है। तो लेखक का जो ये आज का जो ओपिनियन पेज आया है उसमें मानना है कि जो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अमेरिका में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये तो इससे कई स्टडी के अनुसार ऐसा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये कई कंपनियों ने जो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सोची है, और जो अमेरिकन स्टेट है उसने भी इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान बनाया है उसके तहत वहां पर तो जो वैसे भी कम हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं उनको अगर हायर करना है अमेरिकन कंपनी को या वहां की कंपनियों को, तो वो 1 लाख की जो जो वीजा हाइक हुआ है जो टैरिफ का, उसको आसानी से पचा सकती हैं। लेकिन जो लोअर और मिडिल वर्कर है, प्रोफेशनल है भारत के, उनके जाने में समस्या होगी।
वैसे तो ये जो स्टेप लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट को, जो लोकल वर्कर हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो मागा वर्कर है वहाँ के, जो व्हाइट वर्कर हैं, जो व्हाइट लोग हैं वहाँ के, मोस्टली जो मागा सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड हैं और कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए जॉब की समस्याएं हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उनके अ, जो उनकी जो भावनाएं हैं उनका दोहन कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अमेरिका ने जो आज तरक्की करी है, आज जो ये आर्थिक और वैज्ञानिक तौर पे जो तरक्की करी है, उसमें जो इमिग्रेंट का काफी बड़ा रोल है। अमेरिका का जो बेस देखा जाए तो वो इमिग्रेशन पर ही निर्भर है, क्योंकि जो अमेरिका का जो सु- की जो सभ्यता है भारत की तरह ऐसी नहीं है कि हजारों साल पुरानी है। वहां का जो जो देश का या समाज का डेवलपमेंट है वो शरणार्थियों से ही हुआ है। शुरू में तो ब्रिटेन के और जो यूरोप से लोग आए थे, और बाद में जैसे कि एलोन मस्क है, वो भी साउथ अफ्रीका ओरिजिन के हैं। और जो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि वहां पर जो सुंदर पिचई है वो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं। और जो सत्या ने डाला है वो भी, और जो सर्जियो ब्रिन है रशिया ओरिजिन के, जिन्होंने गूगल बनाया। तो हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका में जो आज का अमेरिका जो आज हमें महाशक्ति दिख रहा है विज्ञान के और जो आर्थिक तौर पर, तो वहां के जो इमिग्रेंट का काफी बड़ा रोल है। लेकिन आजकल की जो राइट पॉलिटिक्स है, दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स है डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो कोई स्केप गोड ढूंढ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो वहां की बेरोजगारी की समस्या है और जो इकोनॉमी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके जो भावनाओं का दोहन करके मागा सपोर्टर का, मागा का मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन था उस समय का। और उनके जो सपोर्टर है उनको मागा सपोर्टर कहा जाता है। तो इसका मेन फोकस यही है कि जो ये, हाँ, अमेरिका जो इतना बड़ा महाशक्ति है वो अपने जो जो वर्कर है लोअर मिडिल क्लास के, उनको सोशल सिक्योरिटी जैसी सुविधा क्यों नहीं दे रहा है, ये काफी बड़ा स्कैंडल लग रहा है। क्योंकि जो वहाँ के जो सोशल सिक्योरिटी की जो सुविधाएं और जो हेल्थ है काफी कॉस्टली है, तो वहाँ की सोशल सिक्योरिटी को अमेरिका अमेरिका जो पूंजीवाद है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये काफी बड़ी समस्या है। और जो ये H1B वीजा का जो मुद्दा है, ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स का एक झुंझुनाई है, ताकि वो अपने समर्थकों को इकट्ठा कर सके। लगता नहीं कि भारत को इससे कोई ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो भारत में आएंगे तो, और जो प्रोफेशनल है जो स्टेम में साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, उनको चाइना ने भी के वीजा पॉलिसी के तहत अट्रैक्ट किया है। तो तो अमेरिकन ड्रीम है, ड्रीम का मतलब ही होता है कि सपना, तो सपना तो मरेगा नहीं। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो ये जो पॉलिसी है ये भी परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन भारत को अगर महाशक्ति बनना है तो अपने जो टैलेंट है उसकी कदर करनी चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हमें ऐसी सुविधाएं उभारनी चाहिए कि बाहर का जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है उसको हम वापिस ला सके, और विकसित भारत बनाने में उनका जो योगदान है उसका हम फायदा उठा सके। जो ये 5वां आर्टिकल आया है पाकिस्तान और सऊदी अरब से संबंधित है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, तो ये भारत के लिए काफी झटका लगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का ये पूरा जोर था, और भारतीय राजनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम चाहते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग दिखाया जाए। लेकिन जो सऊदी अरबिया था वो ऑपरेशन सिंदूर के समय ही भारत के साथ जो टच में था, वहां के जो मंत्री और जो प्रमुख नेता हैं, उनका ये जोर था कि भारत और पाकिस्तान का विवाद सुलझाया जाए। और तो ये भारत के लिए काफी एक बुरी स्थिति है कि, और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के बीच में जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये काफी लंबे समय से चर्चा में था। और कुछ भारतीयों का तो नेताओं का मानना है कि ये लगभग 3 साल से ये प्रोसेस में था, 3 साल से
प्रोसेस में था। तो ये जो सऊदी अरबिया और जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, तो इससे पाकिस्तान ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो जो भारत का जो भारत का जो वो एक मुंह था कि हम पाकिस्तान को अलग थलग दिखा सकें, तो उसमें काफी गिरावट आई है। और जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो काफी बिखरे हुए थे। जैसे कि 2015 में नवाज शरीफ ने मना कर दिया था, जब यमन यमन में हुथियों के खिलाफ सऊदी अरब का आंदोलन चल रहा था, तो पाकिस्तान ने उसमें सहयोग से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिश्ते थे वो शुरू में हमेशा से इतने सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं, उनमें भी उथल पुथल काफी होती रही है। तो ये और जो ये जो पाकिस्तान है, एक ऐसा इस्लामिक देश है, ऐसा केवल ऐसा एक ही इस्लामिक देश है जिसके पास बम है। तो सऊदी अरबिया और जो पाकिस्तान है, इनकी जो मित्रता है काफी तनावपूर्ण है। जो मतलब सॉरी, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो ये जो गठजोड़ हुआ है, ये भारत के लिए चिंताजनक है। और जैसे कि अभी जो विश्व के जो जो रिश्ते हैं, जैसे कि हमास का अटैक हुआ था, इसराइल का जो और ईरान पर जो हमला हुआ था, हमें पता है कि जो इसराइल जो ईरान है, ईरान और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से ही काफी खराब स्थिति में रहे हैं। और ईरान ईरान का जैसे कि अभी अमेरिका और जो इसराइल है वो ईरान से काफी शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। तो सऊदी अरब इसमें कुछ रास्ता ढूंढ रहा है। जैसे कि भारत एक हमेशा ही ऑटोनॉमी चाहता है कि किसी भी देश से अगर उस जो संबंध बनाना है, वो अपने गुट निरपेक्षता को महत्व देता है और वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। ऐसा ही जो सऊदी अरब है वो भी ऐसे ही सोचता है। सऊदी अरब भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध बने और भारत से भी उसके संबंध बने। और जो अमेरिका को जो एक जो पार्टनर के रूप में एक विश्वसनीय पार्टनर नहीं रहा है, जैसा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अपने मित्र राष्ट्रों के प्रति जो जो बर्ताव रहा है, उससे सऊदी अरब भी पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान से मित्रता करना चाहता है, ताकि एक विश्वसनीय मित्रता हासिल कर सके और जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हासिल कर सके। पाकिस्तान का अनुभव रहा है भारत के साथ, जैसे कई युद्धों में शामिल हुआ है, तो वहां की जो मिलिट्री के पास अनुभव है कि वो सऊदी अरब का कुछ सहयोग कर सके सामरिक दृष्टि से। और जो इसराइल ईरान का जो वार हुआ था 12 दिन का, इससे भी काफी स्थिति बदली है। और जो हम सोचते हैं कि वेस्ट एशिया के जो देश है उनके साथ अगर हम ज्यादा अच्छा अच्छे तरीके से उनको अपने पाले में रखेंगे, तो पाकिस्तान और गल्फ कंट्री के बीच में हम कुछ दरार पैदा कर सकते हैं। तो ये काफी अभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी सफल नहीं हुआ हमारा। और जो चाइना का जो उभार हुआ है विश्व पटल पर, उससे भी हमारे सामने काफी गंभीर स्थिति पैदा हुई है। तो विश्व का जो ये सामरिक जो नक्शा है वो काफी बदल चुका है। और जो सऊदी अरब या पाकिस्तान की डील हुई है, उसने भारतीय जो सामरिक जो थिंक टैंक है उसके जो प्लानर है उनको सोचने के लिए मजबूर किया है। तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं, जो अर्बन डेफिनेशन जो सेंसस के जो 2027 का सेंसस हुआ है, उसके जो रजिस्ट्रार है जो मृत्युंजय कुमार नारायण, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो सेंसस जो स्टैट्यूटरी टाउन है, जो सेंसस के अनुसार दो टाइप के टाउन होते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी टाउन, जिनका जो एक रिकॉग्निशन होता है कि वो उनमें अर्बन गवर्नेंस यानी जो शहरी जो स्थानीय निकाय है उनके चुनाव होते हैं लगातार, और जैसे कि म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल बोर्ड होते हैं, वो जो स्टैट्यूटरी टाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं सेंसस टाउन वो शहर होते हैं जो जिनमें अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि उनमें म्युनिसिपैलिटी और मेयर आदि की पोस्ट नहीं होती, लेकिन उनके जो कई जो ट्रेट होते हैं, जैसे कि
उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और जो मिनिमम पॉपुलेशन होती है, जैसे कि जो मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 और जो उनमें जो 75% से जो मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चर मतलब गैर कृषि क्षेत्र में काम कर चुके होते हैं, और जो उस एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर उसके अंतर्गत। तो इसमें लेख में बताया गया है कि जो सेंसस टाउन होते हैं वो उनमें शहरों की के सभी गुण तो होते हैं, लेकिन लेकिन क्या है वहां पर अर्बन गवर्नेंस नहीं होती है, क्योंकि अर्बन गवर्नेंस अगर हो तो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं और जो वहां का एरिया होता है उसको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं जिसके तहत वो कुछ ऑटोनॉमी हासिल करते हैं। तो जो सेंसस टाउन है उसकी जो जो सेंसस टाउन की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ताकि जो आजकल भारत का जो शहरीकरण है वो काफी ज्यादा हो चुका है और कुछ एरिया गांव और शहरों के जो बीच 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 में है, जैसे कि कोई भी उनको कुछ एरिया को हम बोल ही नहीं सकते कि जो बढ़ता शहरीकरण है उसके एक कारक प्रमुख गुण यही है कि कुछ एरिया शहरों की तरह शहरों की तरह है, लेकिन वहां पर जो गांव का और जो ग्राम पंचायत है तो इससे वहां का जो शहरीकरण और जो वहां की सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से वहां के लोगों को हासिल नहीं हो पाती। और जो 2011 की पॉपुलेशन में और कुछ तो 2001 की सेंसस के अनुसार जो सेंसस टाउन थे उनमें अभी तक भी जो अर्बन गवर्नेंस है, जो आर्टिकल जो 74 है उसके तहत अर्बन गवर्नेंस वहां पर स्थापित नहीं हुई है। और जो ये इसकी जो डेफिनेशन है, जैसे कि जो मेल है 75% मेल नॉन एग्रीकल्चर एरिया में काम करेंगे, तो ये भी काफी पैट्रियार्कल दिखती है, यानी यहाँ पर पितृसत्तात्मक सोच दिखती है कि आजकल तो महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। और जो ये डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है कि गैर कृषि क्षेत्र में लोग काम करें, तो कुछ लोग हैं जो नॉर्मली जो कृषि क्षेत्र में भी काम करते हैं और गैर कृषि क्षेत्र में भी काम करते हैं, और कुछ लोग टेम्परेरी कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। और जो आज की जो गिग इकोनॉमी है, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है, तो सर्विस सेक्टर के बढ़ने से और जो गिग इकोनॉमी के बढ़ने से जो ये सर्विस सेक्टर का विस्तार हुआ है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। और जो डेफिनेशन है इसको एक जो ट्रांजिशनल एरिया है, जैसे जो एरिया जो शहरों को भी और गांव को भी रिप्रेजेंट करता है उसको भी हमें उस डेफिनेशन को भी देखना चाहिए। और जो हमें सेंस टाउन और जो विलेज है उसकी बाइनरी में ना फंसकर हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी चाहिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी 2001 में जो 251 सेटलमेंट थी जो सेंसस टाउन के अंतर्गत थी, यानी कि एक शहर अर्बन गवर्नेंस के लिए जो जो क्राइटेरिया चाहिए वो फॉलो करती थी, लेकिन उनमें अर्बन गवर्नेंस नहीं है। तो हमें इसको अर्बन डेफिनेशन है ये जो हमारा जो असली में जो शहरीकरण हुआ है उस अगर हम सेंसस टाउन को भी उस में इंक्लूड करें तो कम से कम 35% के आसपास है। तो जो भारत का शहरीकरण हो रहा है तो उसमें हमें जो जिन रीजन में शहरीकरण के जो तत्व आ चुके हैं तो उनको हमें इंक्लूड करके अर्बन एरिया अर्बन गवर्नेंस का हमें जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वहां पर शहरी स्थानीय निकायों को बढ़ावा देना चाहिए। यही इस लेख का प्रमुख दायित्व है। और हमें जो ये आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जैसे कि कई मुद्दे आए हैं, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, इस मुद्दे को हमें सोचना चाहिए। जो अर्बन गवर्नेंस की जो डेफिनेशन है या लद्दाख में जो भी सिचुएशन है, इसको आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि आप इससे क्या सहमत हैं, और जो अखबार में जो आज का आर्टिकल आया है उससे जो आपकी क्या सोच है। जैसे कि चाइना के साथ हमारा विवाद है, तो क्या लेह के एरिया को स्टेटहुड का दर्जा या राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या जो सेंसस टाउन की डेफिनेशन है तो क्या इस पर हमें अपने आसपास में ऐसी चीजों को एक
अच्छे तरीके से देखना चाहिए और हमें अपनी राय सोशल मीडिया या कमेंट के माध्यम से अगर आप हमें देंगे तो जरूरी है तो पक्के तौर पर ये राय सरकार के जो नीति निर्माता हैं उनके सामने आएगी। तो अखबार का उद्देश्य भी यही होता है कि हम जो समाज में जो डिबेट वगैरह होती है वो काफी अच्छी डिबेट हो और एक सभ्य नागरिक के तौर पर हमें अखबार पढ़ना चाहिए और हमें ऐसी डिस्कशन को अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम में यूज करना चाहिए। और आज का जो लास्ट आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर कृपया ध्यान दें। ये समाज शास्त्र के जो जुड़े समाज शास्त्र से जुड़े हुए जो श्रोतागण है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल माइग्रेशन और जो डोमिसाइल पॉलिसी है राज्यों में, जैसे कि झारखंड को देखा जाए तो जो झारखंड का जो निर्माण हुआ था वो आदिवासी अस्मिता के इर्द गिर्द ही हुआ था। तो लेखक का मानना है कि जो झारखंड की पॉलिटिक्स है उसमें जो वहाँ के जो लोकल वहाँ के जो रेजिडेंसी और जो सिटीजन है वहाँ के जो वो काफी आदिवासी अस्मिता और जो लोकल मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। और वहाँ के जो जैसे कि जम्मू कश्मीर में ही देख लो कि जो अक्षेत्रवाद काफी बड़ा है। वैसे तो धारा 370 के हटने के बाद हम सोचते थे कि जो स्थानीय जो वहाँ का जो मूल ढांचा है और जो भारतीय समाज में और जो एक रूपता को दर्शाएगा धारा 370 का से जो नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को। लेकिन जब से धारा 370 हटी है तो वहां पर जो डोमिसाइल की पॉलिसी है उसको काफी स्ट्रिक्ट बनाया गया है। जैसे कि लेह में तो काफी स्ट्रिक्ट बनाया गया है, भी हमने पिछले आर्टिकल में बताया, पहले आर्टिकल में ही। और जो जम्मू कश्मीर में भी जो काफी कठोर की गई है डोमिसाइल की पॉलिसी। और वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है कई स्टेट की, जैसे कि झारखंड, जम्मू कश्मीर और कई राज्यों की, वो अक्षेत्रवाद को काफी बल दे रही है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि हम पता है कि जो कई राज्यों में 75% जो फैक्ट्रियों में जो जॉब है उसमें कई राज्यों ने कोशिश की थी कि हम 75% रिजर्वेशन वहाँ के स्थानीय लोगों को ही दें। जैसे हरियाणा में ऐसा हुआ था और कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है। तो ये जो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी है, मतलब कि जो स्थानीयता और जो क्षेत्रवाद की पॉलिसी है, ये जो भारतीय जो नागरिकता का जो सिद्धांत है, नागरिकता का मतलब ये है कि जो भारत में कोई भी नागरिक होगा तो उसके जो अधिकार होंगे वो किसी भी एरिया में जा सकता है, निवास कर सकता है और वहां पर एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है। ये सिटीजनशिप या नागरिकता का एक मूल तत्व है। लेकिन जो जो क्षेत्रवाद बढ़ रहा है हमारे जो रीजन है, उससे जो भारतीय एकजुटता में ये काफी रुकावट है। जो ये रंजन ए है जेएनयू के, इनकी बुक आई है, ये जो प्रोविंशियल सिटीजनशिप, झारखंड डोमिसाइल माइग्रेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्केल स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो उनका ये मेन उन्होंने टर्म कोइन करी है प्रोविंशियल सिटीजनशिप। प्रोविंशियल का मतलब होता है राज्य या प्रांत। इसका मतलब जो सिटीजनशिप है वो प्रोविंशियल बेस होगी, यानी जो स्थानीय कारक होंगे वो सिटीजनशिप एक को प्रभावित करेंगे। ये जो सिटीजनशिप का जो ये सिद्धांत है भारतीय संविधान में, और ये जो प्रोविंशियल सिटीजनशिप है, ये एक जो हमारे समाजशास्त्री होते हैं ये एक टर्म कॉइन करते हैं ताकि जो समाज में जो स्थिति है उसको सही रूप से दर्शा सके। वैसे तो प्रोविंशियल सिटीजनशिप भारतीय नजरिए से देखा जाए तो काफी बुरी है ये जो टर्म है, लेकिन ये जो भारतीय जो राजनीति और समाज में जो ये जो अपने जो लोकल पॉलिटिक्स और जो लोकल लीडर जो वोट हासिल करने के लिए जो जो तरीके अपनाते हैं, इसके जो नकारात्मक पहलू है उसको दर्शाते हैं। कि जैसे कि अगर पॉलिटिक्स में जो इमोशनल इशू का यूज करें पॉलिटिक्स वोट गेन के लिए, जैसे कि अपनी जो इंडिजिनियस जो आदिवासी अस्मिता है या वोट हासिल करने के लिए स्थानीय मुद्दों को ही अगर महत्व दें, तो जो वहाँ के इमिग्रेंट है यानी माइग्रेंट है, जो जैसे कि बिहार से और जो मध्य प्रदेश से जो विभिन्न राज्यों में जो इंटरनल माइग्रेशन है, ये भी एक भारतीय जो इकोनॉमी है उसका एक
विशेष विशेष पहलू है कि विभिन्न राज्यों से जो लोग हैं दूसरे राज्यों में काम करते हैं। जैसे कि हमने कोविड-19 के समय देखा कि जो माइग्रेंट थे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे, मतलब पलायन कर रहे थे। तो पता लगा कि जैसा कि हमें पता लगा कि जो इनकी स्थिति है काफी बुरी है। और जो एसआईआर जो एनआरसी का मुद्दा है, यानी नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजनशिप है, और जो बिहार में जो एसआरआई है, स्पेशल इंटेंसिव जो सर्वे चल रहा है, इसमें भी जैसे कि बिहार में है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो जैसे कि इंटरनल माइग्रेशन काफी ज्यादा है भारत में, और जो जो राज्यों से जो लोग हैं ये एक नेचुरल तौर पे, जैसे कि अगर देखा जाए तो भारत के विभिन्न राज्यों में जो विकास का जो पहिया है वो कहीं में कम गति से चल रहा है, कहीं ज्यादा। तो माइग्रेशन है जो वह जैसे तमिलनाडु या जो कर्नाटका में, जो गुजरात व महाराष्ट्र में जो माइग्रेशन होता है गरीब राज्यों से, तो जो ये प्रोविंशियल सिटीजनशिप है, इस इसके तहत अगर स्थानीय मुद्दे और जो जो जनता, जो वहाँ के जो माइग्रेंट है, अगर वो स्थानीय मुद्दों से और जो वहाँ के जो पॉलिटिकल क्लास के जो मुद्दों से, अगर जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन है अगर उनको इग्नोर करेंगे, यानी उनको महत्व नहीं देंगे, तो एकीकरण में समस्याएं आ जाएंगी। और जो भारतीय आर्टिकल है, जो आर्टिकल 16(2) है, जो ये बोलता है कि किसी भी भारतीय नागरिक से वहां पे जो भेदभाव नहीं करेगा, जैसे कि जो रंग, कलर और जो कहाँ पर उसका रेजिडेंस है, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो बुक आई है ये काफी इम्पोर्टेंट है, और जो समाजशास्त्री है, जो समाज शास्त्र में रुचि रखते हैं और जो समाज, उनके लिए ये आर्टिकल काफी इम्पोर्टेंट है। एक मायरोन विनर थी 1978 में, उनकी बुक आई थी सन ऑफ द सॉइल, माइग्रेशन एंड इथनिक कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। जो महाराष्ट्र, बिहार और असम में जो ये इंटरनल माइग्रेशन हुआ था उसके पहलू पर बात करने वाली ये पहली बुक थी शायद। और ये जो झारखंड में या जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया गया है लंबे समय से, तो ये एक अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है जो वहाँ के माइग्रेंट्स है उनके लिए। तो हमें ये जो बुक है, ये अभी जो बुक आई है, ये ऐसी ऐसी बुक हमें पढ़नी चाहिए। और ये जो जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, ये जो 1956 में जो बना था, उनका भी ये मानना था कि ये जो डोमिसाइल के रूल है जॉब के लिए, और जो, तो ये इसको खत्म करने के लिए जो पार्लियामेंट है उसको कानून बनाना चाहिए, ताकि जो भारतीय नागरिकता है ये सबके लिए समान हो, और भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर वोट दे सके और वहां की राजनीति में अपना प्रभाव जमा सके। जैसे कि भारतीय के लोग भी अमेरिका में जाके वहां की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, और यूके में तो हमारे देश के जो प्रवासी लोग थे वो प्रधानमंत्री भी बने हैं और गवर्नर भी बने हैं। तो हमारा भी ये दायित्व है कि जो भारत देश में हमें एकता बनानी चाहिए, और जो भी यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है या जो भी हो रहा है इंटरनल माइग्रेशन, उनके लिए हमें अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, और वहाँ की पॉलिटिक्स भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक अलगाव महसूस करें। और ये जो काफी टर्म आई है इसको समझाने के लिए समाजशास्त्रियों की, एक टर्म आई है सिटीजन आउटसाइडर, जो रॉय ने दी थी 2010 में, और एक है डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप जो जायल ने दी थी 2013 में, और पोज्ड सिटीजन्स शर्मा ने दिया था, और हाइफनेटेड नेशनैलिटी ये जो सरकार ने टर्म दी थी। ये टर्म हमें समझाती है कि जो सिटीजनशिप का जो ये इसके कई कई पहलू हैं, और जो हम ये जो इंडियन सिटीजनशिप देखते हैं इसके बीच में काफी जो इसके जो बुरे पहलू हैं या जो अनछुए पहलू हैं, इसको एक देखने का हमें एक अलग नजरिया देती है। तो आज की ये जो प्रमुख खबरें थी इसकी हम हाईलाइटेड पीडीएफ भी दे देंगे। आपका धन्यवाद, और आपसे ये गुजारिश है जाते जाते कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने मित्र और जो सहयोगी हैं इनको भी ये लाइक, कमेंट और शेयर करने का सुझाव दें।
ताकि वो भी हमें कमेंट करके अच्छी-अच्छी जानकारी दें और हम ये जो यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म हमारा सम्यक लेंस का, इसको हम एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में स्थापित कर सकें। और इस चैनल का उद्देश्य यही नहीं है कि एक जो यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या उसी के लिए है, ये एक जो सभ्य नागरिक है उसको भी जो देश-विदेश के मुद्दे हैं उसके प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। तो धन्यवाद आपका। आप बेल नोटिफ़िकेशन भी दबाएँ। धन्यवाद।